नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सीटेट से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो इसमें अपनी 4 वीडियो हो चुकी थी, आज अपनी 5वीं वीडियो है। चलते हैं 5वीं वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो देखिए यहाँ पर है 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बुद्धि लब्धि को कहते हैं। जो ये 0 से लेकर 25 तक बुद्धि लब्धि जो होती है, इसको हम कैसे बालक कहेंगे। तो ऑप्शन में देखिए मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक। तो ऐसे बालकों को कहा जाता है। अपने पास जड़ बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जो IQ लेवल है, IQ लेवल 0 से लेकर कितने तक होता है, 0 से 25 तक। ठीक है, ऐसे बालकों को क्या कहेगा, जड़ बालक कहा जाएगा। आगे देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने हैं। तो देखिए यहाँ पर 30, 60, 80 और 120। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में जो खानों की संख्या है वो 120 है, और इसमें 150 भी आता है और 180 भी आता है। ठीक है, जौन सा भी आ जाए एग्जाम में आप वो करके आ जाना। जैसे यहाँ पर 120 है तो 120 सही है। अब वर्तमान में पूछे, वर्तमान में कितने हैं, 180 राइट हो जाता, लेकिन इसमें केवल 120 दिया गया है तो अपना आंसर 120 सही हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, देखो ये कथन सही है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या सही हो सकता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि स्त्री जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब कहने का है कि स्त्रियाँ बुद्धिमान नहीं होती, कम बुद्धिमान होती। ये गलत बात है, जबकि क्या है, समान है। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये अपना कथन सही हो जाएगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा, स्पीयरमैन ने जो परिभाषा दी है उसमें कारक जो जी है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए वैश्विक बुद्धि, आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा G फॉर जर्नल, यानी कि सामान्य बुद्धि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है वो किसका एक रूप है। तो देखिए वो दिया गया है व्यावहारिक बुद्धि से, प्रायोगिक बुद्धि से, संसाधन पूर्ण बुद्धि से, या फिर गणितीय बुद्धि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपने पास आएगा व्यावहारिक बुद्धि से। किससे आएगा, व्यावहारिक बुद्धि, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। मतलब एक दिया गया कार्य कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास करवाना, या फिर वह अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। आगे है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए उसे विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। आगे देखिए, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। अब हमें इसमें से उपयुक्त कथन छांटना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या होगा। सबसे पहले इनको ऑप्शंस को समझते हैं कि क्या कह रहे हैं कि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए क्या उपयुक्त है भाई, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करवाएं, अभ्यास करवाएं। या फिर वह अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके और वह व्यस्त रह सके, उसको व्यस्त रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्रतिभाशाली बालक है तो उसको ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत भी नहीं होती है, प्रतिभाशाली एक बार में समझ जाता है। और उसके बाद देखिए, वह अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके। ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ये गड़बड़ है कि व्यस्त नहीं रहना चाहिए, उसको भी समय मिलना चाहिए खेलकूद के लिए। अब देखिए, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
और संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को, अब भाई प्रतिभाशाली बालक है तो उसे कक्षा के साथ ही ले जाना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। जो उपयुक्त बात है वो ये है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्थान के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है? उसके बाद जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, बच्चे जो क्या हैं विद्यालय छोड़ देते हैं। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो पहले अपने ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं कि विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। उसके बाद देखिए, अध्यापकों का समयुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। आगे देखिए, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। और आगे देखिए, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्य चर्चा का न होना। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शंस हैं। तो देखो इसको दोबारा से पढ़ते हैं कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्थान के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं उनके लिए सरकारी संगठनों द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। उसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्थानिक स्तर पर जुड़ा है, मतलब उसी संस्थान के द्वारा, यानी कि विद्यालय के द्वारा, जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये वो है कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्य चर्चा का न होना यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो हमें बताना है कि यहाँ पर सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। तो ऑप्शन में देखिए, स्वास्थ्य क्लब, उसके बाद परिवार, उसके बाद इको क्लब, उसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय। अभी निष्क्रिय एजेंसी पूछ रहा है, तो निष्क्रिय एजेंसी मतलब जहाँ पर सब एक साथ मिले, बैठे आराम से और बातचीत ना हो, तो क्या होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पर, क्योंकि सब अपने में मस्त होते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। तो एक निष्क्रिय एजेंसी है सामाजिकरण की। अब देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों और अवगुणों का जो क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, यानी उसको देखकर सीखेंगे, वो क्या कहलाएगा, अपने खुद के अस्तित्व को भूलकर। तो प्रतिगमन कहलाएगा, दमन कहलाएगा, तादात्मीकरण कहलाएगा, प्रक्षेपण कहलाएगा। तो वो कहलाएगा अपने लिए क्या कहलाएगा, तादात्मीकरण। इसमें क्या होता है कि जब हम खुद का अस्तित्व भुलाकर, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, वो सब चीज़ भूल जाते हैं और किसी और को देखकर ही कुछ और ही चीज़ सीखने लग जाते हैं। ठीक है, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये अगला प्रश्न है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास। ये किससे संबंधित है? क्या संवेदना जो है वो अपने मस्तिष्क या मानसिक विकास से संबंधित होती है। आगे देखिए, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता हैं। जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो अपने पास ऑप्शन है डाल्टन, मोंटेसरी, फ्रोवेल और रूसो। तो ये जो पुस्तक लिखी है ये किसने लिखी है? फ्रोवेल महोदय ने लिखी है। आगे देखिए, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के स्पर्श के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा, जो एक अध्यापक है वो समूह में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। किसके आधार पर? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, कि वो बच्चा बोलने में कैसा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, नहीं आ रहा, झिझक तो नहीं रहा है। इस प्रकार से एक अध्यापक किसी भी समूह और समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है कि वो बच्चा किस प्रकार का है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अध्यापक की दृष्टि से पूछ रहा है ये, कौन सा कथन आपको सबसे ठीक लग रहा है? तो देखिए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं।
तो अध्यापक की दृष्टि में क्या है, सभी बच्चे सीख सकते हैं, यानी कि प्रत्येक बच्चा क्या हो सकता है, सीख सकता है। ये अध्यापक की दृष्टि में सबसे सर्वोत्तम कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है कि उचित रूप से इसका अर्थ है कि, एक बच्चा एक क्या कर रहा है, कक्षा में प्रश्न पूछता है, तो उसका क्या अर्थ हो सकता है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो एक बच्चा जो ज़्यादा प्रश्न पूछता है वो क्या हो सकता है, जिज्ञासु है, कुछ ना कुछ जानने का क्या कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, जो मानव का विकास है वो किन दोनों के परिणाम का योगदान है, योगदान का परिणाम है, किन दोनों के योगदान का परिणाम है, ये प्रश्न है। तो अभिभावक एवं वंशानुक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, वंशक्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव विकास है वो वंशक्रम एवं वातावरण का जो योगदान है, इन दोनों का योगदान का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।